तो अभी तक की वीडियो में हमने सिनेमा के डेवलपमेंट की बात की कि सिनेमा कैसे टेक्निकली इवॉल्व हुआ और किस तरह से मशीनें बनी, जैसे कि एडिसन ने पहले कैनेटोस्कोप बनाया था। उसके बाद लुमियर ब्रदर ने सिनेमेटोग्राफ बनाया, जिससे फिल्म को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, शूट भी किया जा सकता है और फिर लोगों को दिखाया भी जा सकता है। उसके बाद फिर फिल्में बनना चालू हुई और जॉर्ज मेलीज ने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जिसमें बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें दिखाई। वो एक स्टेज मैजिशियन थे और ऐसी फिल्में बना के उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सिनेमा में आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद फिल्म जो कहानी के रूप में सामने आई बाद में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो एडविन एस पॉटर का था, जिन पर हमने आखिरी वीडियो किया था। तो एडविन एस पॉटर ने ये छोटी सी फिल्म बनाई थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें पहली बार उन्होंने एक कहानी के एलिमेंट सारे लिए थे। ट्रेन रॉबरी कैसे हुई, कहाँ हुई, यहाँ पर ये हो रहा था तो उस वक्त दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया। अब उसके बाद मैं लगभग 1.5-2 महीने के आसपास हो गया और मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा तैयार होकर इस पर फिर आगे एक सही फ्रीक्वेंसी से काम करना चालू करूँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और अभी आगे हम फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे सिनेमा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियोस लगातार एक निरंतरता के साथ एक अच्छी फ्रीक्वेंसी से बनाते रहेंगे। तो अब इस सारी चीज़ के होने के बाद जो बात आती है कि आज आज जब हम सिनेमा को जिस तरह से देखते हैं, तो आज हम इसे देखते हैं कि जनरली लोग जाते हैं, थिएटर जाते हैं या फिर टीवी पर जहाँ पर भी फिल्में देखते हैं। फिल्में अक्सर 2 घंटे 2.5 घंटे की होती हैं, 1.5 घंटे की होती हैं। इनमें एक पूरी कहानी होती है, कुछ चरित्र होते हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं और फिल्म जो होती है सिनेमा के माध्यम से हम एक कहानी को उस तरह से रिसीव करते हैं जैसे कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हों, जैसे कि हम कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हों। इस सब की चीज़ की शुरुआत तो एडविन एस पॉटर में थी, जो उन्होंने शुरुआत में कैमरा के मूवमेंट के माध्यम से कहानी को कहने की जो तरीके हैं, उनका एक तरह से एक खोज की थी या आविष्कार किया था, जो भी कहें। लेकिन ये जो चीज़ है ये अपने चरम पर जब पहुंची, जहां पर एक ऐसी पहली फिल्म जिसे आप कह सकते हैं कि आधुनिक भाषा में, आधुनिक अर्थ में जिसको हम फिल्म कहते हैं, उस तरह की एक संपूर्ण फिल्म जो थी, जिसने फिल्म के इतिहास में अपनी एक जगह बनाई और सारा कुछ बदल दिया। उसके बाद वो फिल्म थी D.W. ग्रिफिथ, डेविड वॉर ग्रिफिथ की फिल्म बर्थ ऑफ अ नेशन, जो कि 1915 में आई थी। अब जो ग्रेट ट्रेन रॉबरी है वो 1903 में आई थी और ये 1915 में आई थी, तो बहुत अंतर था दोनों में, इन फिल्मों में आने में। और इस बीच जो था सिनेमा काफ़ी अलग अलग तरह से काफ़ी तरीकों से विकसित हो रहा था। तो 1907-8 के आसपास एक फिल्म आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म द स्टोरी ऑफ अ कैली गैंग। ये 70 मिनट की फिल्म थी, जिसको आप फोर रीलर कहते हैं। फोर रीलर है, उसमें 4 रील लगती हैं। जनरली एक रील की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से उसको फोर रीलर कहा जाता है। 70 मिनट की फिल्म, तो इस तरह की फीचर लेंथ फिल्में तो बनना चालू हो गई थी। और 1914 में भी एक फिल्म आई थी बर्थ ऑफ अ नेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिल्म 1915 में आई थी। उससे ठीक 1 साल पहले भी एक फिल्म आई थी, सिसिल डे मिले की फिल्म द स्क्वामैन। वो भी अच्छी खासी बड़ी फिल्म थी। तो इस तरह की फिल्में तो बन रही थी, लेकिन ये जो फिल्में बन रही थी इसमें एक खास बात ये थी कि या तो ये एक तरीके से अभी तक भी थिएटर जैसी किसी चीज़ का एक प्रतिबिंब थी, जैसे एडविन एस पॉटर और वगैरह ने जो किया था वो सब तो अब आ चुका था। यहाँ तक कि D.W. ग्रिफिथ भी अब तक 400 से ऊपर फिल्में बना चुके थे। D.W. ग्रिफिथ एडिसन की कंपनी के लिए काम करते थे और ये इनकी शुरुआत जो हुई थी इनके करियर की, वो ऐसे हुई थी कि एडविन एस पॉटर की ही एक फिल्म में एक्टर के तौर पे काम करने आए थे। उसके बाद ये एडिसन कंपनी के साथ काम करने लगे और एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर जो मूल डायरेक्टर थे वो उपस्थित नहीं थे किसी वजह से। तो D.W. ग्रिफिथ को मौका दिया गया और उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसके बाद फिर वो लगातार फिल्में बनाते रहे। तो लगभग 400 के आसपास फिल्में उन्होंने बनाई एडिसन कंपनी के साथ। फिर उनका कुछ एक मसला हुआ एडिसन कंपनी के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने वहां से छोड़ दिया और लगभग 17 महीने बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खड़ी की, जिसके साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई बर्थ ऑफ अ नेशन। तो ये जो फिल्म थी बर्थ ऑफ अ नेशन, इसके आने से पहले ही D.W. ग्रिफिथ अपनी बहुत सारी जो तकनीकें थी उनका उपयोग कर चुके थे। जैसे एक क्लोजअप का सही उपयोग करने के लिए इनका बहुत श्रेय जाता है। 180 डिग्री रूल जो होता है उसको स्थापित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। 180 डिग्री रूल ये होता है कि कैमरा की प्लेसिंग होती है, जैसे कि अगर कोई कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो आप जब शूट करेंगे तो आप यहाँ पर कैमरा रख के इसको शूट करते हो तो इस तरफ से इस तरफ जाता हुआ वो कैरेक्टर लगता है। अगला शॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इस पूरे 180 डिग्री में आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है आप जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फिर आगे निकल गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुछ भी। लेकिन अगर आपने ये जो पहला शॉट है ये ऐसा लिया है कैरेक्टर के जाते हुए और अगला शॉट आपने यहाँ ये पूरा 180 डिग्री ब्रेक करके यहाँ से ले लिया शॉट, तो आपका ये कैरेक्टर इसमें जाते हुए ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखेंगे
तो आपको ये लगेगा कि कैरेक्टर इस तरफ से जाते 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 इस तरफ से वापस आ गया और ये एडिटिंग में जर्क आ जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो आपका जो कहानी का प्रेषण का माध्यम है, आप जो कहना चाहते हैं, आप जो उनको उनको आप एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें ये एक चीज टूट जाएगी। ये आप जो कहानी का घटनाक्रम है वो बदल जाएगा, लोग सोचेंगे कि ये जा रहा था या आ रहा था, जाने और आने में वैसा ही फर्क पड़ जाएगा जैसे कि आप अगर जा किसी कहानी को लिखते टाइम जा जा वह जा रहा था की जगह वह आ रहा लिख दें। तो इस तरह से भाषा के समरूप जो है सिनेमा की एक भाषा जो है वो विकसित हो रही थी। इसमें डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ का बड़ा योगदान था। तो इनकी जो फिल्म थी बर्थ ऑफ अ नेशन, अब उसकी बात करते हैं। बर्थ ऑफ अ नेशन जो फिल्म थी वो बहुत मामलों में सिनेमा की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल्म थी, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने, एक तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, इसने सिनेमा को व्यापारिक रूप से वैसा स्थापित किया जैसा आज हम देखते हैं। यानी कि इस फिल्म ने इतना कमाया कि इसे बनाने वालों के पास वो पैसों में डूब गए एक तरह से। दूसरा ये हुआ कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे कि क्यों। और तीसरा ये हुआ कि डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ ने पहली बार एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें सारी की सारी कहानी है, उन्होंने एक उपन्यास पर बनाई थी और उपन्यास की सारी कहानी इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने दिखाई थी। और इसमें जो सीन थे वो बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसमें इस चीज का महत्व बहुत कम हो जाता था कि उस कहानी को आप पहले से कितना जानते हैं। यानी कि जैसे इसकी पहले की जो फिल्में थी, अगर वो काउबॉय फिल्म, तो आपको काउबॉय के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बीच बीच में पट्टियां आती थी, स्लेट्स जो आती थी उस पर लिखा हुआ आता था, तो कहानी जो थी वो उन पे चल रही थी। और इससे पहले की जो फिल्में थी वो उस तरह की चीजें थी जैसे कि पावर पॉइंट स्लाइड हुआ करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में लिखा हुआ होता है और उसके बाद कोई एक इमेज आती है। तो पावर पॉइंट स्लाइड में आप जब देखते हैं तो वो लिखा हुआ जो रहता है वह महत्वपूर्ण होता है और उसके साथ में एक इमेज दी जाती है, उसके साथ में एक फोटो दी जाती है। तो आप उस फोटो को जो दिख रहे होते हैं उसको समझने के लिए आपको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है उसकी जरूरत होती है। जबकि सिनेमा जो होता है, सिनेमा इसका उल्टा होना चाहिए। अभी भी डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ की फिल्मों में भी, बाद में भी चार्ली चैपलिन की फिल्मों में भी उन स्लेट्स का तो उपयोग था और महत्व था, लेकिन वह वैसा नहीं था कि वो जो इमेजेस हैं जो आपके सामने चल रहा है पर्दे पर, उसको वह जो है वह सपोर्टिव नहीं था, वो असिस्ट नहीं कर रहा था जो लिखा हुआ है उसको, बल्कि जो लिखा हुआ था वह कहानी को आगे बढ़ाने के काम में एक कहीं ना कहीं माध्यम के तौर पर उपयोग होता था। लेकिन वह मूल चीज नहीं थी। अब मूल चीज थी कहानी, जो आप विजुअल देख रहे हैं, जो आप साउंड सुन रहे हैं, ऑडियो विजुअल। यानी कि सिनेमा जो था वह अब मूल चीज हो चुका था और ये कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कहीं लिखा हुआ कुछ आता है तो वह उतना ही उसका उपयोग था। ये जो चीज थी ये इस फिल्म के साथ, बर्थ ऑफ अ नेशन के साथ आई। और इसमें यह है कि अगर आप वो पट्टियां जो है उनको हटा भी दें या बहुत माइनर सा कॉन्टेक्स्ट भी आप समझ लें तो आप फिल्म की कहानी को सिर्फ और सिर्फ फिल्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और इस चीज को कहते हैं फिल्म की ग्रामर। फिल्म की ग्रामर यानी कि जिसमें आपको फिल्म खुद अपनी कहानी पूरी तरह अपने दम पर ही कहने की क्षमता रखती है, तो इसे कहते हैं फिल्म ग्रामर। यानी कि इसमें आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म किस बारे में है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस समय साइलेंट फिल्में थी तो शब्द नहीं थे, तो सिर्फ विजुअल और ऑडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं लोगों के एक्सप्रेशंस, किसने किसकी तरफ देखा, किस पर्दे पर क्या हुआ, वो सारी घटनाक्रम ही आपको कहानी पूरी तरह प्रेषित करने में सक्षम हो पाती है। और ये जो चीज़ है इसको डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ ने एक तरीके से एक बर्थ ऑफ अ नेशन जो फिल्म थी उसमें संपूर्णता के साथ पाया। इसलिए कई बार कहा जा सकता है कि जिस तरह से सिनेमा एक भाषा के रूप में हम जानते हैं, उसका जन्मदाता रहने का कार्य जो रहा वो एडविन एस पॉटर के साथ साथ डी.डब्ल्यू. ग्रिफिथ, इन दो लोगों का है जिन्होंने सिनेमा की पहली ग्रामर स्थापित की। इसके बाद उस ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हुए, नए तरीके से उस पर सोचा गया, रशिया में सोचा गया और बहुत कुछ हुआ, तो वो सब आगे की बातें हैं। अब इस फिल्म के साथ एक और बड़ी मजेदार बात ये जुड़ी है कि ये फिल्म सबसे दुनिया की पहली एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी थी। प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए क्योंकि ये जो फिल्म थी ये बनी थी क्लान्समैन नाम के एक नॉवल पे। क्लान्समैन एक ऐसा नॉवल था जो कू क्लक्स क्लान, जो कि अमेरिका का एक श्वेत लोगों की जो एक सत्ता है उसका समर्थन करने वाला, गुलामी की प्रथा का समर्थन करने वाला एक नस्ल भेदी संगठन था, जो मानते हैं कि श्वेत लोगों को बाकी लोगों पर राज करने का हक है, खास तौर पर उनको अश्वेत लोगों पर, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग होते हैं जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, उन पर राज करने का हक है। इस चीज का ये समर्थन करती थी ये फिल्म, और ये फिल्म जो है उस संगठन को बड़े ही पॉजिटिव लाइट में बड़ा अच्छा दिखाया करती थी। तो इसमें पूरा ऐसा ही दिखाया गया है कि जो अश्वेत लोग थे, जब उनको आज़ादी मिली, उनको स्वतंत्रता मिली, तो उन्होंने बहुत ही बेहुदा व्यवहार किया, श्वेत लोगों की स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, उन पे हमले किए, श्वेत लोगों के साथ उनकी ज़मीनें, उनके घर वगैरह छीन लिए, जला लिए। ये भी दिखाया गया लास्ट में कि जब
बाद में कू क्लक्स क्लान संगठन बना तो ये श्वेत लोगों की रक्षा के लिए बना, और अश्वेत लोगों को जब वोट देने से जाने के लिए उन्होंने रोका, तो ये इसे एक हीरोइक काम बताया गया ना, कि जो अश्वेत लोग हैं उनको वोट देने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, कू क्लक्स क्लान ने रोक के रखा है उनको वोट देने से, और ये चीजें इसको अच्छी चीज बताई गई है। तो डीडब्ल्यू ग्रिफिथ की जो मानसिकता थी, जो नस्ल भेदी उनकी विचारधारा थी, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और इस चीज़ की वजह से इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इस पर बैन लगाने की बहुत कोशिश हुई, और इसको लेके दंगे भी हुए, इधर उधर बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, जायज़ विरोध लगता है उनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें भी इस फिल्म के साथ हुई। तो ये पहली प्रोपेगेंडा फिल्म भी थी, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। जिस समय पर ये फिल्म आधारित है, वो कन्फेडरेसी और यूनियन, जो अमेरिका के जो नॉर्थ और साउथ के हिस्से थे, साउथ में कन्फेडरेसी थी, नॉर्थ में यूनियन थी, इन दोनों के बीच में एक जंग हुई थी। उस समय लिंकन प्रेसिडेंट थे, और उस जंग के बाद जब कन्फेडरेसी की हार हुई थी, तब जाकर गुलामी प्रथा का अंत हुआ था। तो इस गुलामी प्रथा के अंत को इसमें एक नकारात्मक चीज के तौर पर दिखाया गया, और गुलामी को एक सकारात्मक चीज के तौर पर दिखाया गया है। ये जो था, ये वास्तविकता ऐसी नहीं थी। बाद की आप बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं, यहाँ तक कि क्विंटन टैरेंटिनो ने एक फिल्म बनाई थी अभी, जेंगो अनचेंड, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि डीडब्ल्यू ग्रिफिथ की फिल्म बर्थ ऑफ नेशन में जिस तरह से इतिहास को गलत दिखाया गया, उसको कहीं ना कहीं दूसरा उसका सही पक्ष दिखाने की उनकी कोशिश रही उसमें। ये अत्याचार दरअसल अश्वेतों के साथ हो रहे थे, श्वेत लोगों ने उन्हें गुलाम बना के रखा था, और उनको आज़ादी मिलना एक बहुत ही खूबसूरत क्षण था मानवता के इतिहास में, ना कि कोई दुखद बात थी। भले ही उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं, जब कोई एक नया एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा परिवर्तन आता है, तो ऊपर नीचे तो चीज़ें होती हैं, और वो लड़ाई जो पहले चल रही थी उसके कुछ हिस्से तो बाद में भी चलेंगे, लेकिन यह एक सकारात्मक क्षण था। उसके बाद से ही आधुनिक अमेरिका का जन्म हुआ, जिसमें एक लिबर्टी एक वैल्यू के तौर पर लोगों को आज़ादी थी, वोट देने की, बात करने की, अपना हक मांगने की, इन सारी चीज़ों की। तो ये जो चीज़ें थी, इस तरह से बर्थ ऑफ अ नेशन जो फिल्म थी, वो इतिहास में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म के तौर पर जाती है। लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी, उसकी मानसिकता, सच को झूठ दिखाने का उसका उसका तरीका, ये सब चीज़ें एक तरफ भी आप रखेंगे, तो भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहानी है, ये इसको पूरी तरह सिनेमा के माध्यम से कहा गया, और डीडब्ल्यू ग्रिफिथ ने इसमें कैमरा के मूवमेंट्स का ही उपयोग किया। उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसा किया है कि जैसे कि जंग वहाँ पर चल रही है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की पूरी कथानक को उन्होंने मल्टीपल कथानक जो थे, कई सारी कहानियां, एक कहानी यहाँ पर एक परिवार की चल रही है, दूसरी तरफ एक अश्वेत लोग हैं जिनको आज़ादी मिली, तो वो क्या चाह रहे हैं करने के लिए, वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ वो कहानी चल रही है। तीसरी तरफ एक प्रेम कथा भी चल रही है। इन तीनों चीज़ों में इधर से उधर कट करना, ये इन्होंने पहली बार इस तरह से इस फिल्म में पूरा एक समग्र रूप से स्थापित किया, एक कहानी से दूसरी कहानी पर जाना। और ये चार्ल्स डिकेंस के बहुत फैन थे डीडब्ल्यू ग्रिफिथ। ये मानते थे कि चार्ल्स डिकेंस ने जिस तरह से अपने उपन्यासों में कथानक को आगे बढ़ाया, उस तरह से ये सिनेमा को ले जाएं। और ऐसा जो जैसे हम देखते हैं उपन्यासों में अक्सर जो होता है कि भाई जब वहाँ पर ये हो रहा था, तब वहाँ पर ये हो रहा था, जैसे कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बंसी बजा रहा था, तो आप उसमें सिनेमा में से कैसे दिखाएंगे? तो आप रोम का जलना दिखाते हैं, और फिर नीरू का बंसी बजाना उसके जस्ट बाद दिखाते हैं। तो आप विजुअली इस चीज़ को देखते हैं, जिसके लिए आपको एक शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद फिर चार्ली चैपलिन जैसे फिल्म मेकर आए, जिनकी फिल्मों में सामाजिक संदर्भ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिन्होंने गरीबों पर, आर्थिक असमानता पर, आवारा भटकते हुए लोगों पर, मंदी पर, तानाशाही पर बहुत सारी खूबसूरत फिल्में बनाई, जिन पर हम आगे बात करेंगे। उनका सामाजिक संदर्भ और उनका जो नज़रिया था, वो आधुनिक मानवतावाद के साथ, आधुनिक विचारधारा के साथ बहुत मेल खाता था। डीडब्ल्यू ग्रिफिथ का दुर्भाग्य से नहीं खाता था। लेकिन हाँ, जो फ़िल्म उन्होंने बनाई वो, और उसका महत्व, और ग्रिफिथ की ग्रामर का स्थापित होना, ये सारी चीज़ें इस फ़िल्म के साथ हुई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे क्या हुआ, दुनिया भर का सिनेमा कैसे कहाँ गया, उन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे।